वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस वीडियो की हेल्प से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ भी पाएंगे और साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल। ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ग्रुप है जो कि इकट्ठे काम करते हैं मिलके ताकि वो एक स्पेसिफाइड गोल को अचीव कर सके। वो गोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है सभी का वो कॉमन गोल है और वो प्री डिटरमाइंड गोल है। A manager plays an important role in grouping the people and activities, establishing authority and responsibility, and interacting with people for the achievement of organizational goal. इन सब कामों में जो मैनेजर है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसका काम बहुत सारा होता है। वो लोगों की ग्रुपिंग भी करता है, एक्टिविटीज़ को भी ग्रुप करके रखता है, सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो असाइन करता है, साथ ही साथ वो लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करता है ताकि वो टाइमली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना उसको अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर ना हमें बेसिकली 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन से इतना तो पता चल ही गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पर्सन्स इंटरैक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स कि इसके अंदर ना लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें और ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई। व्हाई स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी। टू नो हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क जिससे हमें पता चले कि वो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। एंड टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड हेल्थियर एंड मोर इफेक्टिव फॉर बेटर फ्यूचर। ये हमारी आसपास की ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ना वो उनके अंदर एक हेल्थियर एनवायरनमेंट बने और हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए वो और भी इफेक्टिव बने। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशंस एबल टू सर्व इट्स पर्पस। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना पर्पस सर्व करने के लिए कब एबल होती हैं। When they are well managed, जब उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा हो। और वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहेंगे, जो कि अपने ह्यूमन और दूसरे इनपुट रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करती है। और ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, मनी, मटेरियल, मशीन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मार्केट। ओके, ये उसके रिसोर्सेज हैं। अगर ये इनको अच्छे से यूटिलाइज करेगी हम उसको एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ। हाउ आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड कि ये बनती कैसे हैं। बाय वेरियस अप्रोचेस टू स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन कि इसके बनने के ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइंस हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर। वेयर टू फाइंड पीपल हु कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस वेल। ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढें जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से वेल मेंटेन करके रखें। तो इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कि या तो उन लोगों को अंदर से ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हायर कर लिया जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करके लाया जाए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु। हु आर द पीपल हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन कि ये लोग होते कौन है जो कि एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते हैं और इनके पास एबिलिटीज भी होती हैं। डिफरेंट पर्सन्स हु पोजेस डिफरेंट स्किल्स। अलग अलग लोग हो सकते हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग इनको जॉब असाइन की जाती है ताकि ये अच्छी एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मीनिंग। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कि मैनेजमेंट ना एक आर्ट है काम करवाने की। अब काम किससे करवाना है, हमने लोगों से काम करवाना है, लोगों के थ्रू भी काम करवाना है और लोगों के साथ भी काम करना है, थ्रू एंड विद पीपल। और ये काम कैसे होगा, इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कि फॉर्मल ग्रुप हो।
ओके, जिसका कोई एक स्ट्रक्चर हो, और ये डेफिनेशन हमें दी है कून्स ने। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास होते हैं 3 लेवल। सबसे पहला आता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर लो लेवल, जिसके अंदर हमारे सुपरवाइजरी और हम इसको जूनियर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और एक जनरल मैनेजर होता है। ठीक है, इन लोगों का काम क्या होता है? ये कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इनका ये काम होता है, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और क्या काम होते हैं इनके? ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन दोनों डिसाइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, यानी कि जो कॉमन गोल है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेट करते हैं। उसके बाद ये पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन भी लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और ये बजट भी रिव्यू करते हैं कि हमारा बजट कैसा रहा, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो फाइनेंशियली साउंड रहे, अच्छी कंडीशन में रहे। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ये कब एक्ट करते हैं? जब टॉप लेवल के मैनेजर्स इनको गाइड करते हैं कि हमने ये गोल, ये स्पेसिफाइड गोल किस तरह से अचीव करना है। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है बाकी सारे काम करना, जैसे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिठाना ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में जब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होगा वर्कर्स के अंदर, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। तो ये इनको टॉप लेवल के मैनेजर्स को एक तरह से फ्री कर देते हैं कि आप लोग बस प्लानिंग का काम करो, बाकी हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट की, जिसको हम लो लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर ना टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, और ऊपर वाले जो ये 2 लेवल्स है ना मैनेजमेंट के, इसके अंदर कंसेप्चुअल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होती है, और इसके अंदर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। ओके, इस लेवल के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो कि ऑपरेशनल लेवल पर काम करते हैं, जो सबसे नीचे वाले लेवल पर काम करते हैं ना, अदर देन मैनेजर्स होते हैं जो, वो वाले लेवल के लोग आते हैं। ठीक है, इसका काम होता है प्लानिंग करना, इसका काम होता है ऑर्गेनाइजिंग करना, और ये क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। इनकी गाइडेंस पर ये एक्ट करते हैं और इनकी गाइडेंस पर ये वाले एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमें दिए किसने हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं, ये नाम आप याद रख लेना, हेनरी फ्योल ने ही दिए हैं हमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर इन्होंने हमें ना 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क का अच्छे से डिवीजन होगा ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क डिवाइड करके रखा होगा कि इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। इससे क्या होगा ना, और स्किल्स आएंगी लोगों के अंदर, ये प्रमोट करेगा और ज्यादा स्किल्स को। स्किल्स आने से क्या होगा, वो लोग और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे अपने काम में, और एफिशिएंसी से क्या आती है? स्पेशलाइजेशन। ये आप याद रखना, तो आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। मीन्स जैसे ही अथॉरिटी बढ़ती है ना किसी की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। किसी को हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हमें उसको अथॉरिटी भी देनी है। अगर कोई बंदा प्रमोट होकर अगले लेवल तक जा रहा है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक भी वो पहुंचा है, साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है ना, वो कब आता है? जब सुपरविजन कॉम्पिटेंट एंड फेयर हो। जब कोई अच्छे से सुपरवाइज ही नहीं कर रहा ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड फेयर सुपरविजन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि अगर जितने भी लो लेवल पर काम कर रहे हैं ना, ये जूनियर्स हैं, इनका एक ही सीनियर होगा, सबऑर्डिनेट्स का एक ही सुपीरियर बंदा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इधर से भी ऑर्डर ले रहा है, उधर से भी ऑर्डर ले रहा है और इधर से भी ऑर्डर ले रहा है। एक टाइम पर एक ही सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
सेम चीज इसमें भी आती है कि एक एम्प्लॉय एक हेड के अंदर काम करेगा और एक ही प्लान पर वो वर्क करेगा। उसका सुपीरियर बंदा भी एक ही होगा और एक ही प्लान के अंडर उसने काम करना है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दो इंटरेस्ट होते हैं, एक उस इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट, अपना उसका कुछ गोल है, क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो उसका अलग मोटिव है। एक होता है जनरल इंटरेस्ट जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल है। सबसे पहले नंबर पे आता है इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उसको उस पे ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मैंने अचीव करना है। उसके बाद वो ध्यान देगा अपने गोल के ऊपर, अपना इंटरेस्ट देखना है उसने। मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से हमेशा बाद में आता है। पहले उसने ये अचीव करना है, उसके बाद ये अचीव करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। अब किसी बंदे को पे किस तरह से देनी है? पे उसकी फेयर होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। किसी भी वर्कर को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम पे देंगे और इस पे के ऊपर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर थोड़े ही लोग होते हैं, वो क्या कर सकती हैं? सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही सेंट्रल पॉइंट होता है ओवरऑल कंट्रोल के लिए, यानी कंट्रोल एक ही पॉइंट से चलेगा, एक से ज्यादा लोग अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पर अथॉरिटी आगे से आगे डेलीगेट करनी पड़ती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, यानी कि वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बाकी लोगों को भी डिसीजन लेने की परमिशन होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड और हो सकता है कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो हम बाकी लोगों को भी डेलीगेट कर सकते हैं, ये वाली अथॉरिटी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। वैसे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या इसका मिक्सचर होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग बताना जरूर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। अब ध्यान से सुनना, अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू एन अनब्रोकन चेन। ये आपको एक अनब्रोकन चेन दिख रही है और टॉप से लेकर बॉटम तक अथॉरिटी आ रही है, फ्लो कर रही है। थ्रू दिस स्केलर चेन various people in the organization are connected in a particular way। इस चेन से ही ये सारे लोग एक पर्टिकुलर वे में आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं। ये सेम लेवल के लोग हैं, ये दो सेम लेवल के लोग हैं, ये आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये दो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस चेन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये चेन ही डिटरमाइन करेगी कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में चलेगा, या तो ये टॉप टू बॉटम चलेगा या बॉटम टू टॉप चलेगा। अगर कोई ऑर्डर आएगा, कोई कमांड आएगी ना, तो वो टॉप टू बॉटम आएगी। अगर कोई फीडबैक या सजेशन जाएगी तो वो बॉटम से लेकर टॉप तक जाएगी। और सेम रैंक के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्केलर चेन वाला पॉइंट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑर्डर। देयर शुड बी एन ऑर्डर फॉर थिंग्स एंड द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that people and material should be at right place and at right time। right place और right time पर वो मटेरियल और लोग वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। ये पॉइंट था हमारा ऑर्डर का। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इक्विटी। इसका मतलब होता है कि सारे जो एम्प्लॉयज है ना ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्विटी होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर हम सबके साथ एक जैसा बिहेव करेंगे ना, तो एम्प्लॉयज भी हमारे साथ लॉयल रहेंगे और अपने काम के लिए वो डिवोटेड रहेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। इसका मतलब है कि जो स्टाफ है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बार बार काम छोड़कर जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ स्टेबल है ना, तो स्टेबल वर्क प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ही एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। तो स्टाफ को ना एनकरेजमेंट दी जानी चाहिए। किस चीज की एनकरेजमेंट?
टू मेक ऑन प्लान्स एंड एग्जीक्यूटेड, कि वो छोटे मोटे प्लान्स है ना जो अपने वर्क से रिलेटेड वो खुद बनाएं और उसको एग्जीक्यूट भी करें। इससे एंकरेजमेंट तो मिलता ही है उनको, वो मोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉइज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है टीम स्पिरिट, कि लोगों को जितने भी एम्प्लॉइज है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना है। अब टीम स्पिरिट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? यूनिटी आती है कि मिलकर काम करना है, कोऑपरेशन आती है कि एक दूसरे की एक्टिविटीज के साथ ना उनको कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। इसके अंदर अब हमें मैनेजर्स के सारे फंक्शंस पता चलेंगे। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर आपको पता ही है क्या काम है उसका, एक्टिविटीज को पहले से ही प्लान करके रखना कि कौन सा काम किस टाइम पर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स। इसके अंदर जॉब्स असाइन करता है वो अलग अलग लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स के बेसिस पर। नेक्स्ट है स्टाफिंग। इसके अंदर आता है सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग। किसका सिलेक्शन करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है और किसको आगे नेक्स्ट लेवल पर हमें प्रमोट करना है, ये मैनेजर का काम है। अगला उसका फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करता है वो, गाइड करता है लोगों को, एम्प्लॉइज को, कि गोल्स कैसे अचीव करने हैं। अगला फंक्शन है उसका कम्युनिकेटिंग। इसके अंदर आइडियाज ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर वो क्या करता है, अलग अलग उसके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उसके अंदर से उसने एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ये उसका डिसीजन मेकिंग का फंक्शन होता है। लास्ट उसका फंक्शन है कंट्रोलिंग। सबसे पहले उसने जो काम प्लान किया था ना कि ये काम किस तरह से होना चाहिए, जो उसने स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट कर दिया था, उसको वो कंपेयर करता है लास्ट में अपने किए हुए काम के साथ, मेजर करता है। और अगर उसको कहीं पे कोई डेविएशन दिखती है कि कहीं कमी रह गई है इस काम में, तो उसके लिए वो एक करेक्टिव एक्शन भी लेता है। तो आपको ये फंक्शंस ऑफ मैनेजर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के 3 रोल्स हैं: इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स। इसके अंदर भी आगे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सब पॉइंट है लीडिंग। अब इसके अंदर उसका काम क्या होता है, वो ना पर्सन्स को सुपरवाइज करता है जो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, वो लीडिंग के थ्रू एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को हेल्प करता है ताकि वो अपना प्लान ऑफ एक्शन को अचीव करे और डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सके। नेक्स्ट इसका रोल है लिएजान। इसका मतलब होता है मेल जोल बढ़ाना। अब जो मैनेजर है वो किसके साथ मेल जोल बढ़ाएगा? आउटसाइडर्स के साथ, जो उसको लगता है कि मेरे काम आ सकते हैं। अब वो लोग हो कौन सकते हैं? रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, पुलिस फोर्स हो सकती है या सिविल अथॉरिटीज हो सकती हैं जो आगे उसके काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो उनके साथ मेल जोल भी बनाकर रखता है। नेक्स्ट है सिंबल या फिगर हेड। एक मैनेजर ही एक फर्म का सिंबॉलिक हेड होता है, या अपने यूनिट का या अपने डिपार्टमेंट का सिंबॉलिक हेड होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से एक हेड ऑफ फैमिली होता है, ऐसे ही हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि है मैनेजर, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसका रोल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफॉर्मेशनल रोल्स के बारे में। फर्स्ट वन इज मॉनिटरिंग। आपको पता है मॉनिटर करना, मैनेजर क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है बाकियों से और दूसरों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंफॉर्मेशन देता है और बाहर के लोगों को भी उससे इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट उसका रोल है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सेम वही कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन। सेम वही फंक्शन आ जाता है कि उसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आउटसाइडर्स के सामने। इसमें आउटसाइडर्स का पॉइंट आएगा कि वो आउटसाइडर्स को अपने प्लान्स, स्ट्रेटजीज और ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डायरेक्शन को शेयर करेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो कैसे शेयर करेगा? या तो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या मीटिंग द प्रेस, बोर्ड मीटिंग या फिर इंटरव्यू। ये सारा आएगा आपका स्पोक्स पर्सन के अंदर। ये उसका एक मेजर रोल माना जाता है मैनेजर का। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजनल रोल्स के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला रोल आता है टेकिंग इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल करना। अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू टेक इनिशिएटिव एंड शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैनेजर क्या करता है? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो है उसके बिजनेस की, उसको वो एनालाइज कर लेता है, इवेलुएट करता है वो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज को, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ना इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी कुछ होती हैं, वो उसको भी एनालाइज करता है, और वो रिस्क को पहले से ही कैलकुलेट करके रखता है। ये आएगा पॉइंट टेकिंग इनिशिएटिव के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि सबऑर्डिनेट्स में ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो गई है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है इस सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को, उस डिस्टर्बेंस को किस तरह से हैंडल करता है। ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स का कस्टोडियन माना जाता है। He or she has to allocate resources to various departments in optimum way. इसके लिए उसको बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे कि बजटिंग, scheduling of task, authorization and sanctioning of resource, and also approving of significant organizational decisions. Next is negotiating. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजर का। कई बार मैनेजर को नेगोशिएट करना पड़ता है इंटरनल एम्प्लॉइज के साथ टू द मैटर रिलेटेड टू राइट्स, बेनिफिट्स एंड शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। और ये किस तरह से वो करता है? कुछ इंटरनल बार्गेनिंग के मेथड से। इसको कहते हैं नेगोशिएट करना। और ये नेगोशिएशन जो है किस टॉपिक के ऊपर हो सकती है? कई सारे मैटर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन करना है इसको, तो उसको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। उसको कहीं से मटेरियल परचेज करना है तो उसको थोड़ा बार्गेन करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया या वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।